नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने और सुनवाई करने से किया इनकार। कहा, पहले हम फाइल देखेंगे। यूपी के मदरसों पर योगी सरकार का बड़ा फरमान। हर सुबह मदरसों में राष्ट्रगान गाना हुआ अनिवार्य, आदेश जारी। आईएएस अफसर पूजा सिंघल हुई सस्पेंड। सीए ने खोले सारे राज। जेल की हवा खाते ही मैडम की बिगड़ गई तबीयत। चिंतन शिविर के लिए उदयपुर पहुंचा गांधी परिवार। 3 दिन में 6 मुद्दों पर होगा मंथन। राहुल बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष। 16 मई को नेपाल दौरे पर पीएम मोदी। मोदी के दौरे से चीन को लगा करारा झटका। आज की सबसे पहली खबर ज्ञानवापी मस्जिद पर। वाराणसी कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो पहले इस मामले में फाइल्स को देखेंगे, तब तय करेंगे कि क्या करना है, यानी कि सर्वे जारी रहेगा। डॉक्टर साहब, सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, आगे क्या होगा? देखिए, ये इनका अधिकार है मुस्लिम पक्ष का कि कोर्ट के फैसले को वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज कर सकते हैं। वो लीगल राइट है उनका, वो कर सकते हैं। लेकिन सवाल कई सारे उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फाइल पढ़ेंगे। 17 तारीख तक तो रिपोर्ट दे देनी है जी। जब तक वो पढ़ेंगे तब तक सर्वे हो जाएगा। कल 8 बजे से वीडियो कैमरा अंदर घुस जाएगा जी। तो कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टैसिटली ये कह दिया, भाई सर्वे होने दो। अब दिक्कत यह है कि तमाम मुस्लिम संगठन, मुस्लिम लीडर्स इसको कह रहे हैं कि ये तो कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है। मतलब ये आप अपने मन से तय करोगे कोर्ट क्या करना चाहती है, नहीं चाहती है। दिक्कत क्या है? कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर रोकने की जो कोशिश करेगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, जेल के अंदर डालिए उनको जी। अब एक और खबर आई कि जिस जज ने इस पे फैसला सुनाया वो कह रहे हैं कि उनको थ्रेटनिंग आ रही है, मेरे परिवार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो सवाल और भी है कि क्या सिस्टम मुस्लिम पक्ष के लिए ही बने, उसके फेवर में ही फैसला सुना है, तब तो वो न्याय है, जस्टिस है, तब तो डेमोक्रेसी है देश के अंदर में। और अगर आपके खिलाफ कोई फैसला होता है तो वो अन्याय हो जाता है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। हकीकत ये है, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो दरअसल सारे इतिहास के रिकॉर्ड्स यही बता रहे हैं कि ज्योतिर्लिंग को ध्वस्त करके गर्भगृह के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया और वहाँ मस्जिद के अंदर वो तमाम सबूत मौजूद हैं कि ये एक हिंदू मंदिर था। और इसलिए जो हिंदू पक्ष का जो दावा है, जो दलीलें हैं, वो ज़्यादा मजबूत हैं। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट का फरमान, तो वहीं यूपी के मदरसों पर योगी सरकार ने बड़ा फरमान जारी किया है। अब यूपी में स्कूलों की तरह मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को रोजाना राष्ट्रगान गाना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में रोजाना जनगण मन गाना अनिवार्य कर दिया है। योगी सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम समाज ने आपत्ति जताई है। मौलानाओं का कहना है कि जब मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रगान गाया जाता है तो उसे रोजाना अनिवार्य करने की क्या जरूरत है। वहीं सरकार ने इस फैसले को मुस्लिम समाज के हित में बताया है। डॉक्टर साहब, योगी सरकार का फरमान तो जारी हो गया, लेकिन राष्ट्रगान गाने में इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? ये अजीबोगरीब स्थिति है। अब सरकार से पैसा लेंगे, सरकार से तनख्वाह लेंगे, लेकिन राष्ट्रगान गाने में आपको दिक्कत है। ओवैसी कह रहे हैं कि भाई मदरसों ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था आज़ादी की लड़ाई में। अच्छा, जब आज़ादी की लड़ाई में इतना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन आपने दिया
तब तो आपको और भी ज़्यादा जनगण मन और वंदे मातरम गाना चाहिए। जी। आपको दिक्कत हो जाती है। ये तो जनगण मन है, वंदे मातरम तो गाएंगे ही नहीं है। ये सारे काम अपने मन से करेंगे। और योगी सरकार ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है और योगी सरकार को देखते देखते महाराष्ट्र में भी इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है और उद्धव ठाकरे अगर महाराष्ट्र में भी इसको लागू करते हैं तो एक अच्छा फैसला होगा। स्कूलों में, मदरसों में जो सरकार के पैसे पे चलने वाले जो शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ जनगण मन रोज होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हम लोग तो सैनिक स्कूल में पढ़े, असेंबली में हर दिन हम लोगों को गाना होता है। जी। देश के प्रति सम्मान बढ़ेगा। लोग आईएसआईएस ज्वाइन नहीं करेंगे, लोग जिहादी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग को ज्वाइन नहीं करेंगे, अलगाववादियों के साथ कोई सिंपैथी नहीं रखेंगे। इसलिए जनगण मन गवाया जा रहा है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? लेकिन इनको पीड़ा होती है, इनको करना है अपने मन से और संविधान की दुहाई देंगे जब भी इनके ऊपर कोई बात आती है। तो बहुत बढ़िया फैसला। अब जिसको ये लगता है कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ फैसला है, वो अपने घर में रहे, ये विचार अपने मन में दबा के रखें। लेकिन सरकार ने फैसला ले लिया, उसको सख्ती के साथ उसको लागू होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ योगी सरकार एक्शन में है तो दूसरी तरफ ईडी ने पूजा सिंघल की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग, मनरेगा घोटाला और कठुलिया माइंस केस में सस्पेंड कर दिया गया है और ईडी की गिरफ्त में है, जहां उनकी तबीयत ईडी के सवालों से बिगड़ती जा रही है। पूजा के सीए ने बरामद कैश का राज खोल दिया है। बरामद कैश पूजा सिंघल का था। 3 करोड़ रुपए पूजा के पति को कैश में दिया गया था। साथ ही पूजा सिंघल के घूस लेने का भी खुलासा हुआ है। डॉक्टर साहब, गिरफ्तारी होते ही अफसरों और राजनेताओं की तबीयत कैसे बिगड़ने लगती है और साथ ही अब इस मामले में आगे होना क्या है? देखिए, पूजा सिंघल तो एक आइसोलेटेड केस है। जी। देश में हजारों पूजा सिंघल हैं आईएएस ऑफिसर। दिमाग में कीड़ा है कि आप अधिकारी बन गए, आप किसी पोजीशन ऑफ पावर, किसी कुर्सी पे आप विराजमान हो गए तो लूट लो जितना लूटना है। इसलिए ये नौकरी करते हैं। समाज सेवा की भावना नहीं है। करोड़ों रुपए कैश में मिल रहे हैं, हिसाब पूछा जा रहा, पता नहीं कहां से आया। जी। मैंने घूसखोरी का आलम यह है कि उनको मालूम ही नहीं वे पैसा आया कहां से। ये तो सचिन वाजे से भी आगे है। जो फाइल आया उसमें पैसा दो। पूजा सिंघल अकेली आईएएस या अकेला आईएएस नहीं है। जी। इस तरह के तमाम अधिकारियों को चुन चुन के सरकार को, विजिलेंस डिपार्टमेंट को बाकायदा एक्शन लेना चाहिए। और एक काम तो मोदी सरकार को फौरन करना चाहिए। जितने भी बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, इवन पत्रकार, जो समाज में एक साख रखते हैं, जिनके पास कुछ पावर है, उन सब का, उनकी संपत्ति कितनी है वो हर साल ये एफिडेविट दें। और कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, जांच में मालूम चलता है कि उसने जो डिक्लेयर किया वो उतना पैसा, उससे कहीं ज्यादा उसके पास धन है, संपत्ति है, फौरन जेल के अंदर डालें। 20 आदमी के साथ कार्रवाई होगी, पूरा सिस्टम साफ हो जाएगा। ये सब घून है हिंदुस्तान के लिए। जिन लोगों ने देश को तबाह और बर्बाद किया है, इन लोगों से तो कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। जी बिल्कुल। एक तरफ ईडी फुल एक्शन में है और गांधी परिवार भी 2024 की तैयारी में जुटा हुआ है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर आज से शुरू हो चुका है। गांधी परिवार के साथ कांग्रेस के देश भर के 400 बड़े नेता इसमें शामिल हुए। चिंतन शिविर में 6 मुद्दों पर बात होगी, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कृषि और युवाओं से जुड़े हुए मसले हैं। फिलहाल चिंतन शिविर में एक परिवार एक टिकट पर चर्चा की गई है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति तैयार कर रही है? एक चिंतन शिविर 9 साल पहले हुआ था और अब होने जा रहा है। देखिए, जब 9 साल के बाद आप चिंता करना शुरू करेंगे तो यही होगा। ये चिंतन शिविर नहीं है,
कांग्रेस को कैसे बचाया जाए, कांग्रेस जो मृतशैया पे लेटी हुई है, कौन सी दवाई उसको दी जाए कि वो फिर से खड़े हो सके, इसकी जुगत लगाई जा रही है। लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि आपने जो खबर आ रही है कांग्रेस के सोर्सेस से कि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बना दिया जाएगा, हो गया काम खत्म। अब क्या करेंगे? 2024 तो छोड़ दीजिए, अभी 2029 की तैयारी में लग जाएंगे ये लोग। अब कॉपी, अब देखिए कॉपी कैट कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो राज्यसभा का जो मेंबरशिप है जी, उसमें एज लिमिट होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कर रखा है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट, 75 साल की उम्र के बाद कोई पद कोई ये नहीं मिलेगा। तो ये उन्होंने एक मापदंड रखा है। तो कांग्रेस पार्टी भी पीछे पीछे चल रही है। कांग्रेस पार्टी को समझ में आ रहा है बात कि भाई एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाए। तो सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रियंका वाड्रा चुनाव नहीं लड़ेगी। अरे भाई, जो पार्टी ही एक परिवार की है, आप दूसरों के लिए कानून बनाओगे, अपने लिए कानून नहीं रहेगा। एक परिवार ही पूरे कांग्रेस के भविष्य वर्तमान सबको तय करता है। और वहां इस तरह का जुमला कि एक परिवार से एक टिकट, ये बेकार की बातें, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस हिंदुस्तान की जनता के जन भावनाओं से बिल्कुल अवगत नहीं है। दूसरी समस्या कांग्रेस पार्टी की ये है कि इन्होंने जितने भी सलाहकार हायर किया है, ये सब के सब नक्सली, वामपंथी, चाइनीज एजेंट्स और पाकिस्तानी दलालों की पूरी फौज इन्होंने कांग्रेस पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडी में भर रखा है। इसलिए जो पुराने लीडर्स हैं उनको सफोकेशन हो रहा है। और जब तक ये सफोकेशन होगा, लीडर राहुल गांधी रहेंगे, ये तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग वामपंथी सलाहकार बने रहेंगे। इस नाव को डूबने से तो कोई बचा ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल का दौरा करेंगे। साल 2014 के बाद से पीएम मोदी का नेपाल का ये 5वां दौरा है। पीएम मोदी का इस वक्त नेपाल दौरा चीन के गले नहीं उतर रहा है। चीन की नजरें पीएम मोदी के नेपाल दौरे पर हैं। और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगे, लेकिन भैरवा में चीन के बनाए नेपाल के दूसरे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नहीं उतरेंगे। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर सीधे लुम्बिनी जाएगा, जो भैरवा एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी का यह दौरा चीन की नींदें क्यों उड़ा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा दौरा है। जब पहली बार जब वो गए नेपाल में, जो प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ जी, जिस हिसाब से वहां पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, नेपाल के दिलों में वो बस गए। और यही टीस चीन को इस तरह से लगी कि चीन ने नेपाल के अंदर सत्ता का जो खेल किया, अपने कठपुतलियों को वहां पे विराजमान कर दिया। वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे, बताया जाने लग गया कि जो कम्युनिस्ट जो चाइनीज एम्बेसडर थी, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को गाइड किया करती थी। लेकिन समय बदला जी, प्रधानमंत्री भी बदले और मोदी फिर से एक बार जा रहे हैं। इस बीच नेपाल और हिंदुस्तान के रिश्ते में बहुत खटास आई। नेपाल ने अपना एक अलग मैप जारी कर दिया, जिसमें उत्तराखंड का कुछ इलाका उन्होंने अपने में बता दिया जी। कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने एक भी नेपाल के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया और सिर्फ यही कहते रहे कि नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है। प्रधानमंत्री नेपाल जा रहे हैं, इसका मतलब कि नेपाल के अंदर हवा का रुख बदल गया है। प्रधानमंत्री कोई निगोशिएशन करने के लिए नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ऑलरेडी निगोशिएशन होने के बाद वहां जा रहे हैं।
कि जो नेपाल और हिंदुस्तान के बीच जो करारात, जो बैकडोर सारी बातें हो चुकी है, उसको उस पर सीमेंट करने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए वो वहाँ जा रहे हैं। और इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई और प्रधानमंत्री का ये दौरा फिर से हिंदुस्तान और नेपाल के बीच के रिश्ते को मजबूत करने वाला है, जिससे चीन परेशान हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।